पंकज जी एक साथ में बोल लेना, नोट करते जाओ पॉइंट। मनीष जी, मैं अजय संचेती गुड़गांव से। एक्चुअली एक क्या है कि अपनी मेंबरशिप के अपग्रेड के लाइफ मेंबर, फेलो और पैटर्न है, ये बेस्ड है फाइनेंशियल डोनेशन पे, विच जो कि चाहिए भी अपने को करने के लिए। मेरा ये सोचना था, जैसे और भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं, कि इसके अलावा एक और कैटेगरी हो मेंबरशिप अपग्रेड की, चाहे वो स्पिरिचुअल कोर्स हो या बाकी चीज़ें हो, उसके बेसिस पे कि ये मेंबर नॉर्मल मेंबर है और इस मेंबर ने ये चीज़ को अचीव किया है, इन टर्म्स ऑफ 2 स्पिरिचुअल कोर्स करने के बाद उसकी मेंबरशिप की कुछ और कैटेगरी हो जाए। जैसे सीए में एसीएस, सीएस में एसीएस, एफसीएस, उसी तरह से यहाँ भी फाइनेंशियल के अलावा और भी पैरामीटर अलग तरह के भी होने चाहिए, जिससे मेंबरशिप अपग्रेड हो और बाकी दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। ठीक है, इस पर चिंतन करेंगे। मुनिश्री, मैं राजेंद्र चंडालिया, उदयपुर ब्रांच सेक्रेटरी। मेरी एक समाधान आपसे चाहिए कि जो स्कॉलरशिप के लिए आती है एप्लीकेशन, अब उसको वेरिफिकेशन का कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे हम वेरीफाई कर पाए। हम समाज के लोगों से पूछते हैं तो वो भी पूरा जवाब क्लैरिटी से नहीं दे पाते, गोलमाल कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक जने के 2 बच्चे आ गए, उनका भी थोड़ा हमको लगता है, तो इसका कोई न कोई एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। और एक मेरा सुझाव है कि उसके लिए अपन लोन टाइप स्कॉलरशिप रखे, लोन कम स्कॉलरशिप, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो स्कॉलरशिप रिफंडेबल हो तो अपने लिए ठीक रहेगा। जी ठीक है, इस क्राइटेरिया बारे में और चिंतन करके उसको और अच्छे बना देंगे। ठीक है, वो एक साथ दे देंगे दोनों तीनों का। गुरुदेव को वंदन। गुरुदेव, जैसे अब हम ही कोर्स को टेरापन प्रोफेशनल फॉर्म की जब डिस्कशंस कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्टिव जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम जॉब पोजीशंस भी दे दें कि जहां पर अगर हमने अपने बच्चे को ही अपने साथ जोड़ दिया तो वो लाइफ लॉन्ग पोजीशन चलेगी। मैं अगर अपना ही एग्जांपल दे दूं कि मैं अभी लास्ट 2 to 3 ईयर से एक्टिव हुआ हूं, तो जो आपने कहा पहले आ जाओ, उसके बाद यू विल बी गिविंग अ पोजीशंस की जब अध्यात्म की पोजीशंस देते हो तो वो रियली इट इज गेटिंग अ बेनिफिट्स। मतलब जो आपने अभी बात बोला है, क्योंकि मैं भी नहीं आता था, मैं अब आने लगा हूं, तो अब मुझे अध्यात्म की पोजीशन समझ में आने लग गई। प्लस इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो मैनेजमेंट में आया है। तो मेरा एक सजेशन ये है कि अगर हम पोजीशंस जॉब्स की भी दे दें विद इन द फेटर्निटी, तो जो कल्चरल चेंज आएगा वो डिफरेंट होगा। जॉब के लिए है ना, जॉब का क्या है, एक महासभा की एक एक्टिविटी है, हम अपने प्रोफेशन को जोड़ करके महासभा के माध्यम से उसको काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। महासभा की है, स्पष्ट कर दिया ना। मुनिश्री मतन मंदामी, मैं पंचकुला ब्रांच से हूँ। मेरा एक ही छोटी सी एक जिज्ञासा को या मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जिज्ञासा सीधी बोल दो, क्या टाइम अपने पास कम है? ऐसा होता है कि हम जब नई ब्रांच का गठन करते हैं, जैसे हमारी ब्रांच है, उसके अंदर सब यंगस्टर्स हैं विच आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ देयर कैरियर। तो उसमें क्या होती है कि हम कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमें फंड्स का बड़ा अभाव होता है। अब वो नए नए प्रोफेशनल्स हैं, हम उनसे नहीं कह सकते कि आप उसके अंदर कुछ योगदान दें। और हम जब नई ब्रांच लगाइए तो समाज से भी योगदान लेने जाते हैं तो वो भी एक औचित्य नहीं बनता। तो उस स्थिति में मार्गदर्शन दें। इसमें ना हमारी जो ऑफिस मेरी टीम है ना, वो चिंतन करके नए ब्रांच के लिए कुछ ऐसा इनका होना चाहिए। जहाँ भी जहाँ नई ब्रांच खुले, तो पंकज जी जहाँ जहाँ नई ब्रांच खुले, इनकी जो समस्या है नई ब्रांच के लिए, तो उस समस्या पर ध्यान देना। जहाँ भी नई ब्रांच खुलती है, यूनिट या ब्रांच, तो अपन नेशनल की तरफ ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें वो ब्रांच की समस्या का समाधान आराम से हो सकता है। साउथ जोन और ईस्ट जोन, मैं चाहूंगा सेलेक्टेड मेंबर्स आए आगे, क्योंकि 5 मिनट में हमको ये कंक्लूड करना है। वो बता देंगे। साउथ और ईस्ट में से कोई लेना चाहेगा क्वेश्चन? थोड़ा फास्ट करेंगे, जिसको भी देना है। बनते मुनिश्री, हमारे पास टीपीएफ में जो कार्यक्रम करते हैं हम लोग, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ के माध्यम के रूप में, उसी अंतर्गत में हम लोग काम करते हैं। तो काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी बताया गया था कि जॉब्स जो हमारे अंतर्गत आ सकता है, वैसे होता है कि नेटवर्किंग प्रोग्राम जो तेरापन नेटवर्क के पास है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरापन प्रोफेशनल फोरम पिछले 14 साल से
एक संस्था चल रही है, उसके पहले जो आयाम थे वो सभा महासभा में दिए गए हैं या फिर किसी और में क्षेत्र में दिए या टीवाईपी में दिए गए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता इसका वापस डिस्कशन करके कुछ इस तरफ टीपीएफ की तरफ झुकाव दे कि ऐसे प्रोग्राम करने से नेटवर्किंग भी बढ़ेगी, मेंबरशिप भी बढ़ेगी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ स्तर पे टीपीएफ और बड़ा प्रोग्राम कर सकता है। क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था कौटलिया, जो एक नेटवर्किंग इवेंट था और एक वेल्थ क्रिएशन के बारे में माध्यम से दिया गया था। उस जगह पे हमको काफी ये तकलीफ, मतलब काफी एक रुकावट आई थी कि कैसे करना है प्रोग्राम, फिर हमने सुचारू रूप से करने की कोशिश। वो तो ठीक है, मैं समझ गया। अब क्या है कि अपने को विशेष अपने कार्यक्रम में ब्रांचों को ध्यान में देना है कि कार्यक्रम कैसा भी करो, परंतु अपने को बिजनेस नाम का एक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नेटवर्किंग नहीं करके, आजकल प्रोफेशनल में बहुत सारे शब्द आते हैं, हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करके और ऐसे कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम हो तो किए जा सकते हैं, परंतु बिजनेस नेटवर्किंग जहाँ आपस में समाज में संस्थाओं में टकराट होती है, वैसे शब्दों का प्रयोग न करके हम दूसरे तरीके से अन्य कार्यक्रम की किए जा सकते हैं। और एक जिज्ञासा था मतलब हमारे जो प्रोग्राम है जैसे एएमकेसी है, टीपीएफ उड़ान है, टीपीएफ हुनर है, ऐसे प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये एक सुझाव है सभी के लिए, आने वाले दिनों में हम लोग अगर कोई अपनी तेरापन प्रोफेशनल फोरम के आने वाले दिनों में कोई स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे ही खोलना शुरू कर दे, जहाँ पे अपने बच्चों को जैसे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वो करने का इजी हो जाता है, जहाँ पे वो अपनी शिक्षा ग्रहण आराम से कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, ये सब चीज उसी में समा जाता है। हो सकता है ये अभी के लिए बहुत छोटा लगे, बट आने वाले दिनों में अगर इसको करते हैं तो तेरापन प्रोफेशनल फोरम के लिए बड़ा एक आयाम हो सकता है। नहीं ठीक है, आप कह रहे थे पहले अपना कोचिंग सेंटर, एक कार्यक्रम अपने को हाथ में मिला है, उनको अच्छी तरह से कर ले, फिर अपने कल्याण परिषद को, गुरुदेव को विश्वास है कि टीपीएफ ने कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चलाया है, तो फिर बाद में अपना दूसरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। पहले हाथ में लिया वो काम पूरा सफल नहीं होता है, फिर दूसरा मांगोगे तो कि मूल वाला काम तो कर लो ना। तो जगह जगह कोचिंग सेंटर खुल जाए, अच्छी उपस्थिति में बच्चे हो, अच्छा व्यवस्थित चले, फिर बाद में हम उस माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई है कि लास्ट है? जी एक जिज्ञासा थी, जैसे हम फरीदाबाद ब्रांच से हूँ, ये फेलो मेंबर और पैटर्न मेंबर जैसे बनाने जाते हैं, तो कुछ मतलब किस टाइप से हम उनको समझा सकते हैं और कर सकते हैं? देखो, फेलो पैटर्न मेंबर बनाने का मूल उद्देश्य क्या है कि संस्था को अपने को क्या कार्यकर्ता बल भी चाहिए और अर्थ बल भी चाहिए। तो अर्थ बल जब तक मजबूत नहीं होता तो संस्था के आगे ब्रांच वाले कह रहे थे, तो ब्रांच को अर्थ बल भी चाहिए। तो फेलो पैटर्न मेंबर क्या है कि अपने संस्था का कॉर्पस अच्छा बनता है। यदि अपने पास कॉर्पस है तो आज 3 एएमकेसी खड़ी हो गई, और कॉर्पस नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते। और जो फेलो मेंबर बनने वाले हैं उनका अपना एक विधान है कि नेशनल वर्किंग कमेटी में कुछ परसेंटेज फेलो मेंबरों को जोड़ा जा सकता है, कुछ पैटर्न मेंबर को जोड़ा जा सकता है, और उनको उस हिसाब से जोड़ करके, और एक अभी प्लानिंग है फेलो पैटर्न मेंबर का एक अलग से कार्यक्रम करने की भी चिंतन चल रहा है। पंकज जी बताएंगे कब करना, क्या करना, उस माध्यम से जोड़ करके उनको संस्था को और मजबूत बनाने के लिए फेलो पैटर्न मेंबर बनाना होता है। मंत्री विकास घोड़ावत जयपुर से। मेरी जिज्ञासा है कि बहुत बार ऐसा आता है कि जो प्रोफेशनल या डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन जहाँ जॉब कर रहा है वो प्रोफेशनल वाली जॉब कर रहा है काफ़ी सालों से, उसको मेंबर नहीं बना पाते हैं, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? वो अपना एनईसी में चिंतन करेंगे, क्या वर्किंग में प्रोफेशनल है, डिग्री में प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, और वो कभी चिंतन करें कितना वर्ष का एक्सपीरियंस के बाद हम लेना है नहीं लेना, वो वर्किंग कमेटी में चिंतन करने के बाद जो निर्णय वर्किंग कमेटी करेगी वो होगा। अब जिज्ञासा समाधान लास्ट है। मथेन बंदावी महाराज, ये लास्ट कल अपना ये कैलेंडर डिस्प्ले हुआ था एजीएम में, जिसमें कि करियर काउंसलिंग को अप्रैल मंथ दिया गया है। अप्रैल मंथ में सारे बच्चे एग्जाम से निकलते हैं, किसी का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उस मंथ में ये करियर काउंसलिंग इवेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कौन सा मंथ होना चाहिए? नवंबर। तो नवंबर में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नवंबर में कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब वो मैं नहीं बोलता, पंकज जी बोलेंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि जिज्ञासा समाधान आपको कैसा लगा है? तो कि हर व्यक्ति को आपस में बातचीत करने का अवसर मिल गया। सत्या 3 बजे आएगा, सत्या को लेने कोई जाएगा? लेने जाना के लिए
अब आपको ये मंथली कार्यक्रम आया है, तो एक पचरंगी तप लिखा हुआ पहले महीने। ये पचरंगी तप जो है वो आप सब जानते हैं पचरंगी तप क्या है। हमने देखो, हम प्रोफेशनल है, ज्ञानाराधना करते हैं, दर्शना आराधना करते हैं, चारित्र आराधना, समाई साधना, जितना वो चारित्र संक्षेप में हो जाती है पर पूर्ण रूप में नहीं होती है। तो ज्ञानाराधना और दर्शनाराधना, चारित्र में तप आराधना। तो तप आराधना हम कैसे कर सकते हैं कि पचरंगी तप इस बार सभी ब्रांचों को पचरंगी तप करना है। तो पचरंगी तप कैसे किया जाता है कि 5 व्यक्ति उपवास करने वाले होते हैं, 5 व्यक्ति बेला करने वाले होते हैं, 5 व्यक्ति तेला में 3 दिन का उपवास, 5 व्यक्ति 4 दिन का उपवास और 5 व्यक्ति 5 दिन का उपवास। तो जब पर्युषण का पहला दिन होगा उस दिन हमारा ये पचरंगी तप प्रारंभ हो जाएगा। तो जो पंचोला करने वाले होते हैं वो पर्युषण के पहले दिन में शुरू करेंगे, जो चोला करने वाले होते हैं वो पचरंगी पर्युषण के दूसरे दिन में शुरू करेंगे, तेला करने वाले तीसरे दिन, चोला करने वाले चौथे दिन और पंचोला का उपवास करने वाले होते हैं वो लास्ट वाले दिन। तो पहला पंचोले वाले 5 दिन उपवास फंसेंगे, फिर चोला करने वाले 5 दिन उपवास फंसेंगे, फिर तेला करने वाले, फिर बेला करने वाले उपवास करने। तो ऐसे पचरंगी तप है। तो हमारे में अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञानाराधना, ज्ञान के विषय में अंदर कर्मवाद, प्रतियोगिता, समय की साधना ये होती है, कर्मवाद की सारी कार्यशाला, संबोध कार्यशाला। तो इसके साथ साथ हम एक तप भी करें जो हमारे आत्मशुद्धि की दृष्टि से और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, कर्म निद्रा की दृष्टि से एक बहुत बड़े उपयोगी है। जो ब्रांच कितनी पचरंगी कराती है, तो जैसे ब्रांच की कैटेगरी है उसके अनुसार उनकी मार्किंग भी अच्छे अंकों से करने की संभावना है, वो अभी तय करेंगे। तो पचरंगी तप हर ब्रांच में होना चाहिए, लक्ष्य बनाओ हर ब्रांच में एक पचरंगी तप होना चाहिए। जब बॉम्बे हरी की ब्रांच है वहाँ 10 पचरंगी होते हुए कम नहीं पड़ती है, तो वहाँ भी पचरंगी तप किया जा सकता है। तो हमें इस अभियान को चलाना है। और एक मेधावी सम्मान समारोह तो आपका ही, और एक समय की साधना। तो हम एक दिन सामूहिक समय का भी अभियान किया जा सकता है। तो जो दिन तय होगा उसमें हमारे सभी प्रोफेशनल सामूहिक रूप में एक समय में समाई करना है, वो भी हम कर सकते हैं। और मेडिकल कैंप तो एक दिन होगा ही, और कर्मवाद के अंदर कार्यशाला है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप शादी के सानिध्य में जाकर के हम उसको कर्मवाद की तरह संबोध कार्यशाला, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अध्यात्म की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं अब कुछ से बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारे जो यूनिटें बनी हुई है देश भर में, अब यूनिटें में कई जगह क्या है, अध्यक्ष मंत्री की जो व्यवस्था होती है उसमें कहीं दुविधा होती है। मेरे पास 2-3 जना है कि एक ब्रांच में यूनिट है और वो अध्यक्ष मंत्री सहमंत्री बन गया, और वही तेयुक्त में वो सभा में वो अध्यक्ष मंत्री होता है या उपाध्यक्ष जो भी पोस्ट होता है। तो अपना एक नियम है, 2 पोस्ट पर एक व्यक्ति नहीं रह सकता। तो अपना एक सिस्टम चेंज कर देते हैं, अपने यूनिटों में केवल संयोजक सह संयोजक की व्यवस्था रहे, ताकि वो भाई सभा, युग परिषद, महिला मंडल कहीं भी जुड़े हुए हैं तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों जगह जुड़ करके काम, क्योंकि कई जगह सदस्य कम होते हैं तो दोनों जगह काम करना पड़ता है। तो उस दृष्टि से अब जितने भी यूनिटों के अध्यक्ष मंत्री हैं उनके आगे संयोजक सह संयोजक की व्यवस्था रहेगी, और काम वैसा का वैसा है, खाली ना इस पोस्ट का फर्क है कि संयोजक अध्यक्ष है, संयोजक सह संयोजक व्यवस्था बनी रहेगी ताकि आसानी से कार्य किया जा सकता है। और मैंने कहा है कि हम प्रोफेशनल का प्रोफेशनल से संपर्क करें, तो हम जितने प्रोफेशनल नहीं बने हुए हैं, एक अभियान 1 महीने में हर प्रोफेशनल में घर में हमारी टीम 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जाकर टीपीएफ के बारे में बताए और उनको मेंबर बनने के बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में बनाए। तो हम उनके संपर्क करें, जैसे महासभा करते हैं ना, महासभा आपके द्वार, उसी प्रकार हम प्रोफेशनल के घर पर पहुंचे, उन्हें टीपीएफ की गतिविधियां बताए। जुड़े नहीं जुड़े, मेंबर बने नहीं बने उनकी इच्छा, परंतु उनके टीपीएफ की जानकारी तो दे कम से कम उनके पास। और अभी गुरुदेव ने फरमाया था कि हमारे पदाधिकारी की एक कार्यशाला होनी चाहिए, जितने नेशनल ब्रांच यूनिट
और जनरल के, उनका एक वर्कशॉप का भी अभी गुरुदेव ने प्रवचन में फरमाया था कि हमारे जितने कार्यकर्ता है महासभा ने, उनका 2 दिन का कार्यशाला उनकी रखनी चाहिए कि किस प्रकार कार्य करना, कैसे करना। तो वो भी एक समय तय करे किस स्थान पर हो सकती है, तो 1 दिन 2 दिन का उनका कार्यकारिणी की कार्यशाला हो, किस प्रकार काम करना, कैसे एक्टिविटी करना, किस और वैसे ही पदाधिकारी का दोनों साथ में हो जाएगा, पदाधिकारी का। और एक हमारे जितने पदाधिकारी है, अभी तक सब ब्रांचों का दौरा नहीं हुआ है, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, और अध्यक्ष के लिए भी इतना बहुत भारी पड़ जाता है सब ब्रांचों में। होना चाहिए 2 साल में 1 बार तो अध्यक्ष सब ब्रांचों का दौरा करे ही करे, परंतु हमारे उपाध्यक्ष है, हमारे जोनल अध्यक्ष है, तो जोनल अध्यक्ष को 6 महीना में 1 बार अपनी ब्रांच का दौरा होना चाहिए, और 6 महीनों के बाद हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि हमने दौरा किया है। फिर उनके ऊपर भी दौरा नहीं करते हैं, पोस्ट लेकर बैठे तो मतलब नहीं खोली। तो 6 महीने में 1 बार उनका दौरा जनरल प्रेसिडेंट का होना चाहिए। और हमारे उपाध्यक्ष है, मैं बात तो नहीं की उपाध्यक्षों से, पर मैं कुछ उपाध्यक्षों को लिए ये कार्य बता रहा हूँ कि जैसे अभी नवीन जी चौड़िया है, हमारे संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, उनको वेस्ट जोन एक पूरा है कि वेस्ट जोन संभालना है। क्यों कर सकते हो ना, वेस्ट जोन की यात्रा। और मनोज जी नाश्ता है, वो हमारा ईस्ट जोन, मनोज जी नाटा कहाँ है? नहीं है, गायब हो गए। तो उनको अच्छा नवनीत जी को लेने गए हैं, तो उनको ईस्ट 2 का देते हैं, ईस्ट 2 संभालने के लिए। और हमारे मनीष जी कोठारी है जो कॉन्फ्रेंस संयोजक है, उनको सेंट्रल जोन का पूरा दौरा करना है। आपको पूछना नहीं है कि हमको पूछा नहीं, सीधा आचार्य जी शत्रुपाल संभालते हैं ना, तो हमको सेंट्रल का शत्रुपाल संभाल। और हिम्मत जी मांडोत को ईस्ट 1 का दौरा करना है। और राजेश जी बुथेड़िया को नॉर्थ का, कहाँ है राजेश जी? अभी आराम कर रहे हैं थोड़ा, अब नॉर्थ पूरा संभालना है, नॉर्थ की सब ब्रांचों का दौरा करना है। और हमारे सह मंत्री जी है नवीन बागरेसा, उनको साउथ जोन का पूरा संपर्क करना है? नवीन बागरेसा साउथ जोन का। और लक्ष्मीपति मालू है, वो ओवरसीज जोन है, ब्रांच है ना 2 हमारे नेपाल, भूटान, नेपाल, विराटनगर, काठमांडू जो भी है, उनका दौरा करना है। तो ठीक है ना। और हमारा ट्रस्ट बोर्ड भी बना है, और ट्रस्ट बोर्ड क्या काम कर रहा है? ट्रस्ट बोर्ड का काम तो बहुत बड़ा है, और वो कितना किया है, कितना सक्सेस हुआ है, क्योंकि ट्रस्ट बोर्ड का काम क्या है? संस्था को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना, पहला काम तो ट्रस्ट बोर्ड का है। और अचल संपत्ति को सुरक्षित, वो आप जानते हैं कि कितना किया कितना नहीं किया, मैं नहीं इस विषय में जाऊंगा। और दूसरा है कि ट्रस्ट बोर्ड को भी हमारी बड़ी बड़ी ब्रांचों का दौरा करना चाहिए, क्योंकि आपको जो उद्देश्य का आपका ट्रस्ट बोर्ड बना है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको बड़ी ब्रांचों का दौरा करना अपेक्षित है। तो बड़ी बड़ी ब्रांचों का दौरा हो, और हमारे जहाँ जहाँ अचल संपत्ति है उसकी देख रेख, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, खाली रिपोर्ट लेने से नहीं, वहाँ जाके देखो क्या गतिविधि हो रही है, क्या नहीं है, क्या कमियां हैं, उनको भी सुधारने का हमारा ट्रस्ट बोर्ड जितने ट्रस्टी है उनको भी वो ध्यान देना चाहिए। और हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो हमारे पूरी ब्रांचों की प्रोजेक्ट की रिपोर्टें आती रहती है। अब कल जैसे 5 जोन की आई है, मैं देख तो नहीं पाया, परंतु रिपोर्ट है सुनने में आई, काफ़ी जोनल तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रांचें भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सभी ब्रांचें उसके लिए साधुवाद के पात्र है कि उनकी मेहनत है, तो आज संस्था में यहाँ इतनी उपस्थिति है और लोग जुड़ रहे हैं। और उनको कहना कि हम क्या बस हमारी प्रशंसा होगी, हम जीत गए, जीत नहीं होना चाहिए। एक मूर्तिकार था और मूर्ति बनाई और मूर्ति पूरी बन गई, और देख कर रो रहा है। क्यों रो रहा है? पूछा भाई क्यों रो रहे हो? कि मेरे मूर्ति में कमी नहीं दिख रही है। अरे कमी नहीं दिख रही, रोने की क्या बात है? कि नहीं, जब कमी नहीं दिखती है तब आदमी प्रसन्न हो जाता है कि मैं सफल हो गया। जब तक कमी दिखती है तो आदमी लगा रहता है कि मेरे को और आगे विकास करना है। तो हमें अपने कमी देखेगा, हमने शाबाशी मिल गई, हम सफल हो गए, बेस्ट ब्रांच मिल गए। बेस्ट ब्रांच से सफलता नहीं मिलेगी,
हम उस कमेटी को और कितना विकास कर सकते हैं और कितना आगे ग्रोथ कर सकते हैं हमारी संस्था का, तो उस विषय में भी हमें को ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो ट्रस्ट, हमारे जो नेशनल वर्किंग कमेटी हो, एनएससी की मीटिंग हो या ट्रस्ट बोर्ड की हो या पदाधिकारी मीटिंग हो या एनुअल कॉन्फ्रेंस हो, इसमें भी हमें ड्रेस कोड का विशेष ध्यान देना। आज ड्रेस कोड में दिखते हैं ना तो लोग हमारे कह रहे देखो टीपीपी वाले आगे, और ड्रेस कोड में नहीं दिखेंगे कोई पहचान नहीं है। इसको देखकर दूसरे आदमी, लेडीज, पुरुष आदमी आके कहते हैं महाराज हमको भी टीपीपी में जुड़ना, कोई रास्ता निकाल दो ना। तो वो एक ड्रेस कोड का भी प्रभाव पड़ता है कि इतने सारे प्रोफेशनल एक ड्रेस कोड में है, तो ड्रेस कोड हमारी मीटिंग में अनिवार्य रूप में होना चाहिए। और हमारा मार्किंग में विशेष थोड़ा बेस्ट ब्रांचों का जो मार्किंग हो मैं कल दूंगा, विषय आज नहीं लूंगा। और एक हमारा है कि गुरुदेव की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और अभी हमारे 60 ब्रांच और 32 यूनिट है। तो मेरा एक ब्रांचों से कहना है कि गुरुदेव यात्रा में हर ब्रांच 3 दिन का रास्ते की सेवा करे, अपने साथ पूरी फैसिलिटी साथ है, तो अपना टीपीएफ की सारी सुविधाएं साथ में चल रही है, तो हर ब्रांच 3 दिन की सेवा करे। 5 सदस्य 3 या 5 सदस्य सेवा में रहे, ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, 3 या 5 सदस्य है। जो बड़ी ब्रांच है तो उनमें 3 दिन का 6 दिन लिया जा सकता है और बड़ी 9 दिन लिया जाता है, और छोटी ब्रांच है 1 दिन, मतलब 3 दिन का एक ग्रुप। तो हर ब्रांच अपना नाम लिखाए कि हम इस महीने हम सेवा करना चाहते हैं। जो पहले नाम लिखाएंगे उसका पहला महीना बुक होगा, जो बाकी रहेगा, बाकी जो अवशेष ब्रांचों को निवेदन किया जाएगा कि आप भी सेवा में नाम लिखाओ, तो हमारे वो भी जुड़े और साथ साथ हमारे पदाधिकारी वर्किंग में ट्रस्ट बोर्ड वो भी एक दिन रास्ते की सेवा में भाग ले, एक दिन 2-2 दिन, तो उनका भी एक होना चाहिए। और यह हमारी एक वेबसाइट और हमारी बहुत सुंदर बनी है, वेबसाइट भी अच्छी बनी है। तो वेबसाइट को आपने देख लिया, तो वेबसाइट को कैसे व्यापक बनाया जा सकता है। अब आप किसी समाज में व्यक्ति के डॉक्टर की जरूरत है, उनको कहो टीपीएफ की वेबसाइट में आपको कहाँ का डॉक्टर चाहिए, कहाँ का एडवोकेट चाहिए, कहाँ का सिविल सर्विस वाला चाहिए, कहाँ जो फैसिलिटी चाहिए टीपीएफ में। अभी पाली वाले आए हमको एडवोकेट चाहिए, क्यों नहीं टीपीएफ वेबसाइट में भी इतने एडवोकेट हैं, इतने आर्किटेक्ट है, और आर्किटेक्ट आप जो जिससे संपर्क करना चाहे आप उनको देख करके संपर्क करके काम दिया जाता है। तो समाज का काम समाज के माध्यम से हो सकता है। तो हम कितना हमारे को कभी कह रहे थे वो फेसबुक है ना, ट्विटर है ना, क्या होता है वो, और क्या होता है इंस्टाग्राम, मेरे को तो नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ इतना। तो उसमें अपने समाज के प्रोफेशनल भी वो कहने का लाइक नहीं करते, लाइक क्या बोलते हैं कि लाइक नहीं करते। तो आप लाइक नहीं करें दूसरे कौन लाइक करेंगे। तो लाइक करने से और उसकी कहते हैं कि ग्रोथ बढ़ता है कि इतने जरा लाइक किया है। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम उसमें हमारी समाज की एक्टिविटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे एक भिक्षु विचार दर्शन पर एक प्रतियोगिता प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसमें चैप्टर वाइज या पेज वाइज कुछ करेंगे। तो सप्ताह 15 दिन में एक प्रतियोगिता होगी, तो आपके मंच पर होगी, ऑनलाइन होगी, परंतु उसमें सब प्रोफेशनल कम से कम उसके माध्यम से पुस्तक पढ़ने का अध्ययन होगा, हमारे तेरापंथ के सिद्धांतों का जानने का अवसर मिलेगा। तो सभी को लक्ष्य रखना है, उन प्रतियोगिता में भाग ले, 15-20 मिनट निकालना प्रतियोगिता पढ़ने के लिए, और 15 मिनट की प्रतियोगिता है। तो वो अभी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी थोड़ा होना चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट है तो मेरा टाइम हो रहा है, अभी साधी श्री आगे होंगे, तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। साधी श्री के बाद में वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं वापस आऊँ, कुछ बात बाकी है, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओम अरम। आभार कौन है, कोई बोलो नहीं, बाद में बोल रहे आभार है।